हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है, क्योंकि वो एक लव स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम कहानी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कहने को तो वो हमारे घर की नौकरानी थी, मगर चेहरे और रहन सहन के ढंग से वो किसी बड़े खानदान की लड़की लगती थी। ज़रा अच्छे कपड़े पहन लेती तो हम भाई बहनों में ही मिल जाती। ये पहचान कर पाना कठिन हो जाता कि वो ठाकुर वीरचंद की नौकरानी है या हवेली के बच्चों में से ही कोई है। जब से मैंने होश संभाला, वो मुझे अपने ही घर के आंगन में हंसती खेलती नजर आई। माँ भी उसको अपनी औलाद की तरह ही चाहती थी। कहती थी कि मीरा जब छोटी सी थी तब गांव में फैली जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर उसके माता पिता का देहांत हो गया। क्योंकि मीरा के माता पिता ने हमारी बहुत सेवा की, वो हमारे पुराने वफादार नौकर थे। माँ का कहना था कि उन्होंने तरस खाकर उस बच्ची को अपने घर में रख लिया। पिताजी तो एक अमीर जमींदार थे, उनके दर पर तो कई पल रहे थे, सो एक अनाथ बच्ची और सही। ये कोई आश्चर्य की बात ना थी। मीरा के अलावा कई और नौकरानियां हमारी हवेली में रहती थीं। किसी के जिम्मे साफ सफाई तो किसी का काम कपड़े धोकर इस्त्री करके रखना, कोई धान गेहूं फटकने के लिए तो कोई अम्मा और दादी के पैर दबाने के लिए। जमींदार तो अपने इलाके का राजा होता है और वहां के लोग उसकी प्रजा। बचपन दौड़ता भागता नजरों से ओझल हो गया। मैं और मीरा छिपन छिपाई खेलते बड़े हो गए। मेरी बहन सुषमा और भाई सूरज, हम चारों की चौकड़ी में से भाई सूरज को पिताजी ने 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। हमारी टीम भी टूट गई थी। अब भैया सूरज के बगैर मेरा किसी भी खेल में दिल न लगता, और यही हाल मीरा का भी था। मैं तो रंग और ब्रश से पेंटिंग बनाकर अपना दिल बहला लेती। मीरा घर के कामों में व्यस्त हो जाती और भाई सूरज मुंबई की चमक दमक में खो गए। रुपए पैसे की कमी न थी, पढ़ाई लिखाई तो एक बहाना था। सैर सपाटा करते, रुपए उड़ाते, कम हो जाते और मंगवा लेते। आज का दुख न कल की चिंता। दोस्तों के साथ खुश थे। पढ़ाई के 4 साल पलक झपकते गुजर गए। अब उनका दिल मुंबई का हो गया था। अब भला उस छोटे से गांव में क्या रखा था। मगर पिताजी की बड़ी जिम्मेदारियां थी, सो भैया को वापस तो आना ही था, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं को संभालनी थी। उस दिन मीरा भी मेरी तरह खुश खुश फिर रही थी। वो आज घर के काम बहुत मन लगाकर कर रही थी। माँ के साथ सूरज भैया की पसंद के खाने बनवाने में मदद कर रही थी। उस समय मैं आंगन में मीरा से बात कर रही थी जब भैया अचानक घर के अंदर आए। उनको देखकर मीरा शर्माई और पीठ मोड़कर माँ के पास किचन में चली गई। उसका मुझको आज भी वो धीरे धीरे चलना और सुंदर काजल से भरी वो पवित्र आंखों से पलके झपकाना याद है। उसकी भैया को सबसे नजरें बचाकर देखने की मासूमियत भरी अदा मेरे दिल में घर कर गई थी। भैया ने अंदर आते ही मेरे सर पर प्यार किया और माँ का पूछा। मैंने रसोई की तरफ इशारा किया। वो सीधा उधर गया और माँ के गले लग गया। अचानक उसकी नज़र पास ही खड़ी मीरा पर पड़ी। वो मुस्कुरा रही थी। तभी भाई ने उसका हालचाल पूछा। बचपन से मैं साथ खेलने वाली आज शर्माई तो उसको बहुत अजीब सी लगी। उसके साथ ही एक नया रूप उसके चेहरे पर था। सूरज को तो वो एक महत्वहीन चीज की तरह याद ही ना रही थी, लेकिन मीरा के चेहरे की दमक बता रही थी कि उसको सूरज का बहुत इंतजार था। शहर में सूरज ने कितने ही सुंदर और आकर्षक चेहरे देखे थे, लेकिन किसी चेहरे ने भी मेरे भाई के दिल को नहीं लुभाया था। लेकिन आज उनको एहसास हो गया कि गांव में रहने वाली लड़कियां सादगी के साथ भी सुंदरता की मूरत होती हैं। मैंने महसूस किया था कि मीरा की कोशिश धीरे धीरे मेरे भाई को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी है। उसने अभी लड़कपन से जवानी में ही कदम रखा था और अब वो 23 वर्ष का हो चुका था। एक ही घर में रहते हुए उनको कई बार अकेले में मिलने के ऐसे कई मौके आए, लेकिन मेरे भाई के दिल में उस लड़की का सम्मान और एक खास जगह थी।
मैंने उसको मीरा से कभी गलत तरीके से बात करते नहीं देखा था, मगर अब वो पहले वाला अंदाज भी ना रहा था। उनके व्यवहार से उनका लगाव जाहिर होता था। बचपन की उस साथी की तरफ दिल के न जाने कौन से रिश्ते जुड़ गए थे। सूरज उसको दुख पहुंचाना या बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकता था। वो उसको सम्मान के साथ अपनाना चाहता था। सूरज भूल गया था कि वो हमारी नौकरानी की बेटी है। वह मीरा को अपनाने का सोचने लगा और उसने अपने दिल की बात को सबसे पहले मुझे बताया। कहने लगा, गरिमा प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। देखो वो मेरी ही नहीं तुम्हारी भी तो बचपन की साथी है। उसके जज्बातों को मैं समझती थी, मगर जानती थी कि वो जो सोच रहा है वो होना संभव नहीं था। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी की बेटी को भला मेरे पिता क्यों अपनी बहू का स्थान देते? इकलौता बेटा होने की वजह से मेरे पिताजी मेरे भाई के सर पर सेहरा दिखना चाहते थे, लेकिन वो जहां भी रिश्ता लगाते भैया इनकार कर देते। पिताजी ने अच्छे अच्छे घरानों की बहुत खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते दिखाने शुरू कर दिए। पहले तो हम में से किसी को ये समझ नहीं आता था कि मेरा भाई अच्छे अच्छे घराने की खूबसूरत लड़कियों को क्यों ठुकराता है, मगर ध्यान देने पर जान लिया कि उसकी वजह मीरा है और वो उसी से शादी करना चाहता है। मैंने भाई से पूछा तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मौका मिलते ही मैंने मीरा की बाह पकड़ ली। वो घबरा गई। मैंने कहा, घबराओ नहीं, मगर मुझे सच बता दो, क्या भाई ने तुमसे शादी के लिए कहा है या तुम्हारी उनसे इस बारे में कोई बात हुई है? अगर तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई है तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। पिताजी मेरी बात नहीं टालते हैं। मैं उनसे बस यही कहूंगी कि मैं मीरा को पसंद करती हूँ और अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। वो बोली, दीदी भगवान के लिए ऐसी बात किसी से मत कहना। अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो समझेंगे मैंने ही सूरज को भड़काया है, मगर मैंने कभी उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो ये कहते हुए पसीना पसीना होकर थरथर कांप रही थी। उसको इतना डरा हुआ देखकर मैंने उसे समझाया, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डर क्यों रही हो? कभी पिताजी ने तुम्हें डांटा या सख्ती की है? तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। ठीक है, तुम राजी नहीं हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसने कहा, आप सूरज को भी समझाएं। वो ना जाने क्यों ऐसा सोचने लगे जो कि संभव ही नहीं है। अच्छा, मैं समझाऊंगी। उस समय वो बहुत परेशान थी। उसे मैं और तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आखिर मैं भी तो उसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। उसका डर भी तो सही था। पिताजी का रौब ही इतना था कि सभी उनसे कांपते थे। जब वो घर में होते तो ऐसा सन्नाटा हो जाता कि मेरी माँ की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने वो ऊंची आवाज में भी बात कर जाए। अगर उनसे कोई लाड़ करवा सकता था तो वो थी मैं, और वो भी लिमिट तक। पिताजी सूरज भैया पर जान निछावर करते थे, लेकिन अपने उसूलों पर कायम रहकर। एक दिन उन्होंने सूरज को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ। अगर शहर में तुमको कोई लड़की पसंद आ गई है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम मुझे उसके माँ बाप से मिलवाओ। लोग ठीक ठाक हुए तो मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझे पसंद के विवाह पर कोई आपत्ति नहीं, मगर लड़की चरित्रवान और संस्कारी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने उसका पालन पोषण किया है वो भी खानदानी लोग होने चाहिए। शहर में तो नहीं है ऐसी लड़की, मगर गांव में तो है पिताजी, जो मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की चरित्रवान और संस्कारी है, और जिन लोगों ने उसका पालन पोषण किया है वो भी खानदानी लोग हैं। कौन है वो लड़की? आप उसे जानते हैं, आपकी देखी भाली है। आपने और माँ ने ही उसका पालन पोषण किया। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो। पिताजी, घर में एक अनाथ लड़की को आपने और माँ ने संतान की तरह पाला है। उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया, मगर उसके भविष्य का क्या सोचा है आपने? इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं, ये हमें सोचना है, और हम सोचेंगे। तुम अपनी बात करो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। क्या यह नहीं हो सकता कि जिस लड़की को
आपने बच्चों के साथ पाला है, उसको अपनी बेटी जैसा समझा है, उसे अपनी बहू भी बना ले? ये नहीं हो सकता। ऐसा विचार भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? टाट को जिस कदर भी संभाल कर रखो, वो टाट ही रहता है, मखमल नहीं हो सकता। और तुम मखमल में टाट का पैबंद लगाना चाहते हो? लेकिन पिताजी, बस इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। तुम क्या चाहते हो कि सारा गांव मुझ पे हंसे और उंगली उठाए? कि जिस लड़की को सहारा दिया, लावारिस जानकर पालन पोषण किया, उसके साथ ठाकुर वीरचंद के बेटे ने संबंध बना लिए, तो उनको उस नौकरानी की बेटी को बहू बनाना पड़ा? हमारे दया भाव को भी लोग गलत रंग देंगे और बदनामी करेंगे। तुम्हारी शादी खानदानी लोगों में ही होगी। नौकरों की औलाद को हम बहू बनाकर सर पर नहीं बैठा सकते, समझे? अब चले जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस तरह का प्रश्न लेकर मेरे सामने कभी मत आना। ठाकुर साहब का गुस्सा देखकर खैरियत भी इसी में थी कि सूरज उनके सामने और ना रुके। वह रुक भी ना सका। पिताजी के कमरे से मेरे पास आ गया, गुस्से में और परेशान। सुनोगी तुम क्या कहा है पिताजी ने? सुन चुकी हूं। तुमको उनके कमरे में जाते देखा तो बरामदे में कान लगाए खड़ी थी। अब बताओ, कैसे सीधी उंगली से घी निकलेगा? धीरज धरो सूरज भैया, तुम मुझसे 2 साल बड़े जरूर हो, मगर अकल में मेरे बराबर ही हो। जल्दबाजी मत करो और धीरज से काम लो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात तो बिगड़ गई है। पिताजी जो कह देते हैं फिर उससे हटते नहीं। अगर तुमने कोई उल्टा सीधा कदम उठाया तो जान लो कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मीरा बेचारी बेमौत मारी जाएगी। उस बेचारी का तो हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सूरज को मैंने समझाया। चुप रहने से भी समस्या नहीं सुलझेगी। वो चुपके से उसकी शादी किसी और से कर देंगे। चुपके से क्यों? ढोल नगाड़े पीट कर करेंगे। उनको रोकने वाला कौन है? उनको हमारा डर थोड़ी पड़ा है। लेकिन गरिमा, तुम देख लेना, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मीरा से शादी करके ही रहूंगा, या फिर उनको बता देना कि हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा और ये ढूंढते रह जाएंगे अपने इस वारिस को। कैसी बातें कर रहे हो सूरज भैया? मुझे डर है कि तुम्हारा ये गुस्सा हम सब की जिंदगी में कोई भूचाल ना ले आए। मैंने पिताजी से बात करने का यकीन दिलाकर उस समय अपने भाई को तसल्ली दी, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस बात के 10 दिन बाद जब पिताजी शहर से लौटे तो मुझे लगा वो अच्छे मूड में हैं। ये वो समय था जब बहुत अकल से काम लेने की ज़रूरत थी। भाई से वादा कर चुकी थी तो पिताजी के पास जा बैठी। बात करने को शब्द ढूंढने लगी। गला सूख रहा था। सोचा आज अच्छे मूड में है, ना जाने फिर मेरी बात सुने ना सुने। मैंने बात शुरू की। पिताजी, मैं जानती हूँ आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मुझे उम्मीद है कि आज भी आप मेरी बात को नहीं ठुकराएंगे। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी बात को नहीं ठुकराते हैं। ये कहकर मैं चुप हो गई। हाँ हाँ मेरी बेटी रानी, क्या कहना है कहो। वो बड़े प्यार से बोले। पिताजी, मैं मीरा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पता है आप मालिक हैं और वो एक गरीब की बेटी है, मगर है तो उसी ईश्वर की बनाई हुई जिसने हमको दौलतमंद बनाया है। अभी मैं आगे और बोलने की हिम्मत खुद में जुटाने की कोशिश कर ही रही थी कि उनके माथे पर बल पड़ गए और वो बोले, बात को छोटा करके मतलब की बात पर आओ। क्या कहना चाह रही हो? जबकि वो सब जानते थे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिर भी बोलने का मौका दिया। पिताजी, वो मेरी बचपन की सहेली है। वो मुझे बहुत प्यारी है। उसके दूर जाने का सोच कर परेशान हो जाती हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि वो वही मेरी भाभी बने और हमेशा इस घर में रहे। क्या ये सब उसने तुमको सिखाया है? पिताजी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा और ना सूरज भाई ने। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है तो फिर सुन लो गरिमा बेटी, वह किसी ऊंचे खानदान से नहीं है और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना। अब जाओ। मुझे लगा किसी ने मुझे ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल से मुझे धक्का दे दिया हो। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बाप से अपने लिए इतने कठोर शब्द सुने थे। आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे खुद को संभालने के लिए
कुछ वक्त की ज़रूरत थी। वहीं बैठ गई, एक मूर्त की तरह, जैसे उठने की हिम्मत ही ना हो। तब वो खुद ही उठकर चले गए और मैं वहीं बैठी रह गई। भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा, सूरज भैया, पिताजी चले गए, मगर हमारी उम्मीदों के चमन को राख कर गए। अब मैं तुमको और क्या बताऊं? मुझे पता था यही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए भी जीवन में कोई खुशी बाकी नहीं रही। पिताजी बहुत कठोर दिल हैं। वो मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन कर मुझे तड़पता हुआ देख सकते हैं, मगर अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते। मगर मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ। मैं भी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटूंगा। माँ समझा समझा कर हार गई, मगर सूरज कैसे मानता, क्योंकि उसका दिल ही नहीं मान रहा था। इधर पिताजी ने मीरा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पड़ोस के गांव के जमींदार का कोई रिश्तेदार था, जो खाते पीते लोग थे। पिताजी ने सोचा कि उस व्यक्ति को बाद में कोई कारोबार करा देंगे। इधर मेरा हठ धर्म भाई अपने दिल के हाथों मजबूर था। जैसे ही उसको पता चला कि पिताजी मीरा को पास के गांव में ब्याहने की तैयारियां कर रहे हैं, उसने हंगामा करके तूफान खड़ा कर दिया। माँ ने गीता पे हाथ रखकर कसम खाई, जिस दिन मीरा किसी और की डोली में बिठाई गई तो सूरज कुएं में छलांग लगा देगा। यूं पिताजी हार गए। उसको किसी और व्यक्ति के हवाले ना किया, मगर डोली में बिठाने की बजाय एक करीबी रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। और जब वो वापस आई, जिंदा नहीं कफन में लिपटी हुई, और उसका दाह संस्कार हमारे गांव के शमशान में कर दिया गया। यूं उस बेकसूर और मासूम लड़की ने मनो लकड़ियों के नीचे जलकर हमारे घराने को बदनामी के धधकते शोलों से बचा लिया था। जाहिर है उसकी जबरदस्ती की शादी तो सूरज को स्वीकार न थी, लेकिन मौत को तो स्वीकार करना ही था, क्योंकि दुनिया में सब समस्याओं का हल है, लेकिन मौत का नहीं, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं। कुछ समय तक तो सब यही समझते रहे कि मीरा अपनी मौत मरी है। उसको पीलिया वाला बुखार हुआ था। 6 साल बाद एक पुरानी नौकरानी ने मुझे कसम देकर बताया था कि जिस घर में वो उन दिनों में थी, वहां उसने हम लोगों को घरेलू झगड़ों से बचाने के लिए काला पत्थर पीकर अपनी जान निछावर कर दी थी। वो अपने पालन पोषण के लिए पिताजी की एहसानमंद थी, सो उनको और परेशान होता न देख सकती थी। उसने सूरज भाई की आत्महत्या की धमकी से डरकर उनकी जान बचाने की खातिर ऐसा किया था। उस नौकरानी ने उसके लिए काला पत्थर मंगवाया था। बस वही उसकी भी राजदार थी। सूरज भाई ने कुछ टाइम तक दुखी रहने के बाद सच को स्वीकार कर लिया और माता पिता की रजामंदी से घर बसा लिया। मगर मैं मीरा को नहीं भुला पाई। मुझे तो आज भी मीरा की वो प्यारी सी मुस्कान और वो धीरे धीरे चलना याद आता है तो आंखें भर आती हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि पिताजी ने मीरा की शादी अपने बेटे से क्यों नहीं की, जबकि उस लड़की में खूबियां ही खूबियां थीं, कोई बुराई नहीं थी। पिताजी उसके साथ हमेशा बहुत प्यार से पेश आते थे। उससे ना कभी नाराज हुए ना ही नफरत की। मैं माँ से कहती कि अगर पिताजी सूरज की खुशियां पूरी कर देते तो आज मीरा जिंदा होती। माँ कहती कि बेटी वो मजबूर थे। ईश्वर जाने क्या मजबूरी थी उनकी, ये तो मैं आज तक नहीं समझ सकी। माँ वो मजबूरी मुझे भी बता देती तो मेरे मन पर पड़ा मनोबोझ हल्का हो जाता। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतनी ही दूर हो गया जितना करीब था। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।